आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी की संवाददाता तनवीर फातिमा। भारत में जल्द ही 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नाम के ये नए आपराधिक कानून भारत की न्याय प्रणाली को एक नई ऊर्जा देंगे और इन नए कानूनों के द्वारा लोगों को सरलता से न्याय मिल सकेगा। इन कानूनों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि आम जनमानस के लिए इन कानूनों में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं। अनिल जी, सामयिक की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, नए कानूनों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों जैसे यौन उत्पीड़न को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं? जो भारतीय न्याय संहिता 2023 हमारे यहाँ अभी आई है, उसमें महिलाओं के और बच्चों के ऊपर काफी विशेष ध्यान रखा गया कि कैसे उनको न्याय जल्दी मिले और कैसे उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, और अगर इस पीड़ा में, इस ऑफेंस में अगर कोई उनका शारीरिक नुकसान हुआ है तो उसके रिम्बर्समेंट का भी एक प्रोविजन गवर्नमेंट ने जोड़ा है। पहले क्या था कि रेप के ऑफेंसेस में जो उनकी डेफिनेशंस थी उसकी वजह से बहुत से लोग बच जाते थे। आने वाले दिनों में हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में जो रेप का क्राइम है वो दिन पर दिन ब्रूटल होता गया, और लोगों ने जो रेप का तरीका अख्तियार किया वो एक तरीके से अननेचुरल था, लेकिन कानून में कुछ खामियों की वजह से और कानून में उसके प्रोविजन न होने की वजह से वो लोग इससे बच जाते थे और उनको बहुत ज्यादा सजा भी नहीं हो पाती। लिहाजा जो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हुई महिलाओं के ऊपर, तो एक चिंता का विषय थी कि कैसे इस अप्राकृतिक बलात्कार से लोगों को प्रिवेंट किया जाए, या कैसे अगर उससे कोई क्षति होती है तो उस लेडी को कैसे न्याय दिया जाए। अगर उसका कोई रिहेबिलिटेशन या रिम्बर्समेंट हो सकता है तो पनिशमेंट का प्रोविजन पहले ऐसा नहीं था, वो किया गया। तो एक तरीके से 2 चीजों का प्रोविजन इसमें किया गवर्नमेंट ने। पहला तो ये किया कि जो पनिशमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ा दिया, और अगर किसी की डेथ होती है तो उसमें फांसी की सजा तक का प्रोविजन किया गया, लाइफ कन्विक्शन किया गया। और पनिशमेंट में मिनिमम पनिशमेंट अगर 18 साल से कम उम्र का अगर लड़की है तो उसमें जो पनिशमेंट रेप में प्रोवाइड किया वो 20 साल तक किया गया, जो लाइफ कन्विक्शन तक हो जाएगा, प्लस फाइन भी होगा। फाइन के अमाउंट को एक्ट में ये कहा गया कि जो पीड़िता है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए भी उसको दिया जा सकता है। इसमें कोई भी अमाउंट कोड नहीं किया गया कि क्या मिनिमम होगा क्या मैक्सिमम होगा। अब जो भी चीजें हैं, अगर सपोज करिए कि कोई विक्टिम अगर है, अगर वो सरवाइव कर रही है, उसके सर्वाइवल के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, तो कोर्ट ये पनिशमेंट उस एक्यूज्ड पे इम्पोज कर सकती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जहाँ पे हमारे बच्चों के साथ और बेटियों के साथ जो इस तरह के अपराध होते थे, उसमें एक तरीके से जो पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। और यहाँ तक कि डेथ पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर हैं तो उनमें मिनिमम पनिशमेंट भी जो कि 20 साल के ऊपर ही हो। तो इस तरीके से ये सख्त कानून बना, और कानून बनने से इस तरह की घटनाओं में जरूर रोक आएगी। अनिल जी, भारतीय न्याय संहिता 2023 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक समर्पित न्याय अध्याय लाया गया है। इनमें क्या मुख्य बिंदु हैं? इसमें 2-3 मुख्य बिंदु हैं। जैसे जो बच्चियां होती हैं या लोग होते हैं, वो धर्म के नाम पे, चाहे किसी कास्ट के नाम पे, किसी क्रीड के नाम पर, अगर वो उसका चेंजेस करा के अगर उसके साथ शादी का झांसा देते हैं, रेप करता है, तो उसको रेप की कैटेगरी माना गया। और इसमें भी एक सजा का प्रोविजन किया गया कि अगर इस तरह से कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस कमिट होता है तो इसमें भी 10 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया और फाइन का प्रोविजन किया गया। बाकी गैंग रेप हमारे आईपीसी में पुराना था, लेकिन इसमें भी जोड़ा गया, और गैंग रेप में डेफिनेशन में भी 20 साल की सजा से ऊपर का प्रोविजन किया गया, जो लाइफ कन्विक्शन तक है और फाइन तक है। बच्चों की अगर बात करें अनिल जी, बच्चों के लिए किस तरह के कुछ खास कानून इस नए अध्याय में लाए गए? बच्चों का जो उम्र का सीमा था उसको 18 साल से कम जो आते हैं बच्चे, उन बच्चों में कोई हमने जेंडर का फर्क नहीं किया है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जो भी चीज है। तो उसमें माना गया है कि अगर इस तरह के कोई ऑफेंस होते हैं तो उसमें सजा का प्रोविजन है, जो कि एक अलग चैप्टर ही जोड़ा गया है, और एक विस्तृत चैप्टर के महिलाओं से रिलेटेड जितने भी हैं कानून, चाहे वो एसिड अटैक का हो, चाहे कोई चीज हो, सारी इसमें जोड़ी गई है। और सब में एक तरीके से सजा का प्रोविजन किया गया है। एसिड अटैक की भी घटनाएं बहुत
होती हैं। तो एसिड अटैक पे भी नए कानून में एक सेक्शन प्रोवाइड किया गया कि एसिड अटैक का अगर कोई दोषी है तो उसमें भी उसको सजा का प्रोविजन है और उसमें भी मेडिकल एक्सपेंसेस की बात है, ट्रीटमेंट की बात है विक्टिम के। क्योंकि एसिड अटैक से जो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हम डिसफिगर हो जाते हैं। तो नॉर्मली जब उस सर्वाइवर को अगर हम एक अच्छी शकल सूरत देना चाहें तो जो सर्जरी होती है वो इतनी कॉस्टली होती है कि हो सकता है कि कोई गरीब आदमी इस सर्जरी को अफोर्ड ना कर सके। पुराने आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि इसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी कोई कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, लेकिन नए आईपीसी के सेक्शन 124 में जो भारतीय न्याय संहिता है तो उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि सजा तो है ही 10 साल से कम नहीं होगी सजा एसिड अटैक में और जो आजीवन कारावास तक होगी, लेकिन फाइन में जो प्रोविजन किया गया उसमें यह है कि ये प्रोविजन जो है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकते। अनिल जी, महिलाओं के साथ अक्सर छोटे मोटे अपराध भी होते रहते हैं, जैसे चेन स्नैचिंग की घटनाएं अक्सर होती हैं। इस नए कानून में क्या इसके लिए भी कुछ प्रावधान है? एक तरीके से जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक सेक्शन जोड़ा गया उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बहुत ही लेंदी बनाया गया कि मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या क्या हो सकता है। हमने देखा कि आए दिनों में सोसाइटी में अगर आप देखें तो जमीन को लेके एक गैंग चलता है, एजुकेशन को लेके एक गैंग चलता है, आप देखें तो मेडिकल फैसिलिटी को लेके एक गैंग चलता है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इतना वाइड किया है हमारे भारतीय न्याय संहिता में कि उसमें बहुत सी चीजों को जो कि आम जनमानस को अफेक्ट करती है और वो लोग अगर ऑर्गेनाइज होकर कोई भी काम करते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में लाया गया और उसकी दो कैटेगरी लाई गई। एक तो बहुत ही ग्रीवियस कैटेगरी लाई गई और एक पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाया गया। अब उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में चोरी भी है, लूट भी है, डकैती भी है, एक्सटॉर्शन भी है, सारी चीजें हैं। और पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में उसी का छोटा सा एक रूप दिया गया कि जैसे जो चोरी, थेफ्ट, इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें हम कैसे कैसे इसको डिफाइन करेंगे और प्रॉपर उसके लिए एक भारतीय न्याय संहिता में कोडिफाइड किया गया उसको कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये होगा और पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये होगा जो कि छोटे तरह के ऑफेंसेज होंगे। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो जो छोटे ऑफेंसेज हैं उसमें सजा का प्रोविजन थोड़ा सा कम किया गया, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो बड़े ऑफेंसेज हैं उसमें अच्छे पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया। और ये देखा जाता है कि इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जिसमें इकोनॉमिक ऑफेंस भी है, जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज भी है, जिसमें कोई एक सिंडिकेट चला के हम कोई भी काम करें गैंग बना के। तो इस तरीके से इनको भी जो हमारी पुरानी आईपीसी थी उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि कैसे हम इसको ला सकते हैं। तो वो एक तरीके से उस पर सजा दिलाने में और उसको रोकने में थोड़ा सा पुरानी आईपीसी हमारी उतनी इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक गिरोह होता है लोगों का, जैसे बच्चों का गिरोह जो रेलवे स्टेशन पे वर्क करता है, जो चौराहों पे वर्क करता है, ऐसे लोग जो ये एक्ट को कराते हैं वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। और बच्चों का रिहेबिलिटेशन तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होता है, जैसे जो बच्चे पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरीके के प्रोविजन बच्चों के लिए किए गए अगर वो कोई किसी ऑफेंस में आते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अगर हमारी उम्र 16 साल तक है तो अगर हमने कोई ऑफेंस किया है तो उसके समझने का क्राइटेरिया सारी चीजें अलग होती हैं। लेकिन जैसे ही 16 साल के ऊपर और 18 साल के बीच में मेरी उम्र आती है तो उसमें ये कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि हम जो मुकदमा चलेगा वो 16 से 18 के बीच में चलाएंगे या 16 के अंदर चलाएंगे। यही एक प्रोविजन हमारे भारतीय न्याय संहिता में पनिशमेंट में जोड़ा गया जिसको हम कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। अनिल जी, वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार की सहूलियत देने की बात की गई है? वन स्टॉप सेंटर हमारे यहाँ इस सेंटर की परिकल्पना की गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। उसका भी पर्पज यही था कि जो एग्रीव्ड लेडीज हैं उनकी सुनवाई हो सके, उनके मामले को एक्सपेडाइट किया जा सके। अगर ऐसे में किसी चीज की आवश्यकता होती है, उनको किसी लीगल असिस्टेंस की आवश्यकता होती है, किसी मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता होती है, तो वो वन स्टॉप सेंटर प्रोवाइड करेंगे। इस आईपीसी में जो रिहेबिलिटेशन और मेडिकल फंडिंग की बात की गई वो भी उसी का एक पार्ट है। बहुत से लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती, बहुत से लोगों को अपने राइट की जानकारी नहीं होती, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें किससे शिकायत करनी चाहिए। तो इन तरीकों से लिए एक सेंटर बनाया गया जिसको वन स्टॉप सेंटर कहते हैं कि जहाँ पर इस तरह के लोग जाकर अपनी शिकायत को कह सकते हैं और वहाँ से इसको एक्सपेडाइट किया जा सकता है।
हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो श्रोताओं, आज की सामयिकी चर्चा में आपने जाना कि किस तरह से नए आपराधिक कानून महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में न्याय प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने देंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह से खास बातचीत।